तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो है कि जेई, जो कि मुझसे कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम बात करने वाले हैं जेई का पेपर कैसे डील करना है 2020 वाला। और जो बच्चे आगे मेरे से जुड़ेंगे फ्यूचर के अंदर, उनके लिए भी ये सजेशन है कि 2021 के अंदर हमारे को डील कैसे करना है केमिस्ट्री के पेपर के साथ और पूरी होल जेई के पेपर या केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं अपनी टारगेटेड अप्रोच क्या है, टारगेट क्या है हमारा। अब देखो, सबसे पहले की बात करें अपन, जो हमारी आईआईटीज हैं और जो एनआईटीज हैं और सबसे बेस्ट जो कॉलेज हैं वो टॉप 7 आईआईटीज है, सबको पता है। तो आपको किस कॉलेज में जाना है, कौन सा फील्ड आपको चूज करना है, सीएस चूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करना है, मैकेनिक्स चूज करनी है, तो आपको पहले ये अपने माइंड के अंदर क्लियर विजन रखना पड़ेगा। जो विजन होना चाहिए वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों का विजन क्लियर नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, एक जज्बा नहीं है उसको गेन करने का, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। बेटर कड़वी बातें करूंगा लेकिन सच्ची बातें करूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टारगेट अप्रोच, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ठीक है सर। अब बात करें हम आगे की, जो डिसिप्लिन है, जो भी बड़ी चीजें हासिल की जाती हैं, जिन्होंने बड़ी चीजें आज तक हासिल करी हैं, उनका ये सबसे प्लस पॉइंट रहा है, डिसिप्लिन और एटीट्यूड। अगर आपको आईआईटी के अंदर जाना है, तो आपको डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपने काम की तरह। आपके काम के प्रति आपको 100% ट्रस्ट वर्दी होना पड़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा और आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि यार मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है, सीएस लेना है, लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वही पढ़ूंगा, और जो नहीं है, जो समझ नहीं आता, वो छोड़ दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको लगता है कि यार जो अपने आप को अच्छा समझने लग जाते हैं, जो अच्छे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है ना, जैसे जिनकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, वो क्या सोचते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, बच्चों का सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। अब जो ये याद करने वाला सब्जेक्ट है ना, उसी याद करने वाले सब्जेक्ट की वजह से आप लोगों को अच्छी आईआईटी नहीं मिल पाती है, जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज नहीं मिल पाती है। अब जो डिजर्व करने की चीज है ना, वो ही डिजर्व करनी चाहिए इंसान को। उससे जब नीचे की चीज मिलती है ना, जो इंसान सेटिस्फाई नहीं रहता है, ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं आपको केमिस्ट्री के साथ कैसे डील करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आपको इस लेक्चर के अंदर पूरा समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर जेई, जो केमिस्ट्री होता है ना, वो रैंक बूस्टर होता है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं ना, कई तो ऐसे होते हैं कि जो देखते ही टिक हो जाते हैं, 10 सेकंड भी नहीं लगते उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आपको आंसर याद है। अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई की है, क्योंकि कंटेंट आप लोगों के पास बहुत भरमार है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करेंगे ना, तो बात करेंगे, हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आपको रैंक दिलाएगा, अच्छे रैंक दिलाएगा। और दूसरी बात, आपके टाइम भी बचाएगा पेपर के अंदर। जो सबसे ज्यादा टाइम आप लोगों को लगता है फिजिक्स और मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है आप लोगों को, तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, वो इस सब्जेक्ट की वजह से मिलेगा, केमिस्ट्री की वजह से। अगर ये आपने सही नहीं किया तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो फॉर बेटर पिल टू स्वालो, भाई साहब कड़वी है, थोड़ी सी याद करना पड़ता है, समझना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स रटने पड़ रहे हैं, मैकेनिज्म रटने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर टाइम अगर आपको समझ में आने लग गई ना केमिस्ट्री, तो आपको आईआईटी से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई। जो अभी 11th के अंदर है जो स्टूडेंट्स, और जो जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक सजेशन है, आप अपने ऊपर इतना हार्श मत होना स्टार्टिंग से ही, नहीं तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, आपको हर चीज से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम भी होता है, और 2 साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर, जो तुम्हें इंजीनियर नहीं, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ट्रांसफर कर सकती है, वो आपका ये अंदर का खुद का मोटिवेशन ही होगा, ठीक है साहब। अब इनर मोटिवेशन कैसा है कि आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, लाइफ का कोई पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर वो पर्पस नहीं है तो लाइफ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं, एक आपके पास सिंपल प्लान होना चाहिए ऑफ एक्शन। अब ये जो मैंने लिखी है ना ये लाइन,
ये कोई भी बोल सकते हैं आपको सिंपल प्लान ऑफ होना चाहिए, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं ना, जब इसे हम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। तो एग्जीक्यूशन के लिए ही आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की भी। सो अब बात कर लेते हैं आपके पास कितना टाइम है। सब बच्चे जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए अलग अलग टाइम होगा। कोई 12th में होगा, कोई ड्रॉपर है और कोई 11th में, ठीक है साहब। तो आपका जो टाइम होगा वो सबके लिए अलग अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम बचा है और इतने में मेरे को करना है, क्योंकि अभी जस्ट लॉकडाउन खुलते ही आप लोगों के बच्चों जनवरी वाला तो पेपर हो ही चुका है। अब उसके ऊपर जितने आप लोगों के मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा जो नेक्स्ट मेंस है आप लोगों का, फिर एडवांस भी है। अब बात कर लेते जो 11th में है ना, उनको अपना जो सिलेबस है अप्रॉक्सीमेटली 11th का सिलेबस उनको कंप्लीट कर लेना है दिसंबर तक। उसका जितने भी NCERT उनकी जो भी बुक्स हैं, उनके जो एग्जाम्पलर्स हैं, उनके जो भी XYZ NCERT से रिलेटेड कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होने चाहिए। एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। 12th वालों के लिए क्या सजेशन है कि जो 12th में अब आए हैं उनका क्या सीन रहेगा कि जो उनका दिसंबर तक है उनका सारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 11th और 12th का। नवंबर तक आपका ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और दिसंबर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रैक्टिस। एग्जाम जो कि इंजीनियर्स के लिए है, अगर प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं करी ना तो आपके जो नए कंसेप्ट होंगे, जो नए क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा भी मोल्ड किया आप घूम जाओगे क्वेश्चन के अंदर। सो वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, जी भर के मॉक टेस्ट देने, जी भर के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है साहब। और जो बचे हैं उन लोगों के लिए तो वो एक अपना स्ट्रेटेजी बना चुके होंगे अभी तक जो कर रहे हैं बच्चे प्रिपरेशन। तो उन लोगों के लिए यही है कि बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिमेंबर वाली चीज़ें हैं उनको सबसे पहले कर दीजिए, उनको डेली अप्रॉक्सीमेटली डेली रिवाइज कीजिए। और जो बचा हुआ जो नए चैप्टर्स को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पुराने को सिर्फ रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब बात कर लेते हैं किसकी नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ मैनी हावर्स वी हैव टू नीड टू डिवोट। कि आपके पास या सबके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, सबको खाना भी होना है, सोना भी है, पढ़ना भी है। तो आप कितना दे सकते हैं, आपको जो कॉलेज आप डिजर्व करते हैं उस कॉलेज कितने आवर मांगता है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप NIT में जाना चाहते हो या IIT बॉम्बे में जाना चाहते हो या मद्रास में जाना चाहते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं हम आपको वीक प्लान्स बनाने। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे मंथ का प्लान बना लिया हो, आप रगड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं। तो जो आपका वीकली प्लान होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, आपने सोच लिया कि यार मेरे को इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर कवर करना है, फिजिक्स के ये और मैथ्स का वो कंप्लीट करना है, तो आपने बना लिया। अब आपने क्या किया, एंड ऑफ द वीक आपने रिजल्ट चेक किया, यार मेरे को क्या तकलीफ आई एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना है उसका आउटकम। अगर उसके अंदर ज़रूरत है, अगर आपने आउटस्टैंडिंगली अचीव किया है उस चीज़ को तो उसे फर्दर कंटिन्यू कीजिए। अगर उसके अंदर आपके पास टाइम बचता है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ एनालाइज कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और एनालिसिस हर चीज़ का ज़रूरी है। चाहे आप क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करते हैं तब उसके जो आंसर दिए जाते हैं सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको उसके पाथ पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब जो उसका जो हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के कंसेप्चुअल ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मैं वादा करता हूँ ये चीज़ का कि मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग करवा दूंगा, जैसे जैसे मैं फर्दर वीडियोस डालूंगा आप लोग बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री में तो मज़े आ गए। अब बात कर लेते हैं स्मार्टली कवर करना। ऐसा नहीं है कि रगड़े जा रहे हो, रगड़ना नहीं है, हमारे को स्मार्टली काम करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, मतलब किस चीज़ को पढ़ना है, केमिस्ट्री के रिलेटेड ही बात करूंगा मैं आपसे। तो पहले क्या करना है, प्लान बनाना है, उसको कैसे आपको क्या लाना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको फिर चेक करना है और उसके ऊपर एक्ट करना है, ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। अब हम बात जो करने वाले हैं कि जो प्लान होता है ना वो किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे आपने किसी टॉपर का वीडियो देख लिया,
ठीक है। तो वो भाई साहब उसने बोला कि यार मैं 15 घंटे ये पढ़ता था, ऐसे ऐसे करता था। आप सर चले साहब टॉपर के पीछे चेक करने की, यार मैं भी ऐसे फॉलो करूंगा, मैं भी टॉपर बन जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या सूट करता है वो डिपेंड करेगा। उस टॉपर को तो सुबह पढ़ना पसंद था, आपको रात को पढ़ना पसंद है, आप लोग मैच ही नहीं कर पा रहे, फ्रीक्वेंसी सेट ही नहीं होगी ना, क्योंकि सबका जो माइंड सेट है वो अलग है। किसी के लिए इनऑर्गेनिक टफ है, किसी के लिए ऑर्गेनिक टफ है, किसी के लिए फिजिकल टफ है, तो सबका दिमाग तो अलग अलग है। क्योंकि देखिए एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपको 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। और जो इनऑर्गेनिक है ना वो आप लोगों को सबसे गंदी लगती है, ठीक है। इंजीनियर्स मानते हैं इस बात को, इंजीनियर्स अगर मानते हैं इस बात को तो प्लीज लाइक ठोकिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे प्रोग्रेस करवाओ। तो बात करते हैं जो इनऑर्गेनिक है उसको आप सब कड़वा समझते हो, मतलब वो बीटर पिल है आप लोगों के लिए, तो वो रट्टाफिकेशन वाली चीज है। अब कई बच्चे उस चीज को छोड़ देते हैं और वो छोड़ते ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इनऑर्गेनिक सबसे आसान है, उसका क्वेश्चन आपसे 10 सेकंड में ना हो तो नाम बदल दीजिएगा इस टेक्निक के बाद जो अब डील करने वाले हैं हम। तो अब बात कर लेते हैं अपन बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो बच्चा जो 11th में है या 12th में है या जो ड्रॉपर में है जिसके लिए अभी एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, वो जो लास्ट ड्रॉपर बैच का हो, उनको क्या करना है, जिस समय आप लोगों का मेंस का एग्जाम होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे ही मेंस के और एडवांस के टाइमिंग जो होते हैं एग्जाम के वो फिक्स होते हैं, तो उन्हीं आवर्स के अंदर वो जो 3 घंटे रहेंगे ना आपको, उनके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, एक टेस्ट पेपर निकालना है या फिर आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, जो एक बच्चा 11th में है ना उसको क्या होगा, 12th तक आते आते इतनी आदत पड़ जाएगी, इतनी आदत पड़ जाएगी कि उसको लगेगा यार एग्जाम तो मैं 2 साल से देता आ रहा हूँ उसी टाइम में, तो उतना जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना वहाँ पे एग्जाम के अंदर वो बिल्डअप नहीं होगा। अब जब वो बिल्डअप नहीं हुआ ना तो बच्चा क्या होगा, अपनी मेहनत मतलब क्या करेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट से वो एग्जाम देगा। और जो बच्चा ये नहीं कर रहा है ना उसको क्या होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस घबराहट आ जाती है, और इस घबराहट के चलते चाहे वो बच्चा कितना ही मेहनती हो, उस घबराहट के चलते कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस के अंदर गड़बड़ करता है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है आंसर क्या दे रहा है, ये गलतियां होती है बच्चों। और मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी बहुत नेशनल एग्जाम्स निकाले हैं, तो मुझे पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्योंकि आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ से ही हम लोग आए हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। अब बात कर ले जो हमारी ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो कवर करती है 40% पार्ट आप लोगों के पेपर का, जो कि केमिस्ट्री का होता है, और जो हमारी इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक वाला कवर करती है वो 30% कवर करती है, ठीक है। इन दोनों को 30-30%, ठीक है। अब जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है, लेकिन मैं पढ़ाता तीनों ही सब्जेक्ट हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक, और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है आई हैव द पिल फॉर दैट, एंड जिनको इनऑर्गेनिक से डर लगता है उसके लिए भी पिल है और इसके लिए भी पिल है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको पढ़ना कैसे है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जो 11th में है या फिर जो भी अभी फाइनल में चल रहे हैं 12th में, उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में अभी एग्जाम देने वाले हैं उनका तो सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस उनको तो प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो इसके अंदर क्या है, अपने को सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करनी है। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए भगवान की किताब है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर आप बाहर से पढ़ने जाओगे या ऑर्गेनिक के अंदर आप बाहर से पढ़ने जाओगे ना, आप लोगों को यार इतना सारा है ना, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक पसंद आई, मेरे को ऑर्गेनिक बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मेरे को पसंद है, मैं फॉरेन ऑथर्स की किताब निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे को जरूरत है सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की है, तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चलना पड़ेगा मैथ्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है ये चीज़ें, और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना वो इंडिया का 3rd नंबर का टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड होकर चलना होता है, आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, आपको किसी के अंदर मास्टर्स नहीं करनी है, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना है, वो भी इंडिया के, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, लाइन टू लाइन इटैलिक्स, ठीक है, और जो भी उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं आगे के पीछे के एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने इन जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है उसमें से एक भी मिस किया ना, आप लोग गड़बड़ाओगे,
पक्की बात है ये, फैक्ट है ये चीज़ें। और फिर आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है एग्जाम्पलर्स। फिर सॉल्व करना है सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे क्या पता लगता है, अभी तक 40 साल के आते हैं पेपर प्रीवियस ईयर अरिहंत के, तो वो क्या बताता है, मैं किसी बुक का वो नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन, ठीक है, मैं अभी बहुत स्मॉल लेवल पे हूँ। तो अभी जो हम बात कर लेते हैं हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। अब जो आईआईटी के जो पेपर बनाते हैं वो इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, क्योंकि वो टॉप लेवल के कॉलेज में बैठे हैं और पेपर बना रहे हैं, तो जो उनको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है उसको तो वो बना चुके हैं पेपर, और उन्हीं पे ही पेपर वापस से घूम के बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो नया टॉपिक डाल देंगे आपके पेपर के अंदर। तो इस चीज के ऊपर भरोसा कीजिएगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस कंसेप्ट पे आ रहे हैं उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। यार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस कंसेप्ट को बहुत बार पूछा गया है, बैक बॉन्डिंग को बहुत बार पूछा गया है, बॉन्डिंग से क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, हाइड्रोजन से बहुत कम आते हैं, ठीक है सर। तो वो डिपेंड करेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर के सॉल्व करने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, फिर आती है प्रॉब्लम बुक्स, ठीक है। अब आएगी प्रॉब्लम बुक की बारी। मतलब यहाँ पे क्या सीन हुआ, अगर ये सारी चारों स्टेप्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए, ये अगर चारों स्टेप आप लोगों के कंप्लीट हो गए, तब जाके आपके पास अगर टाइम बच गया, अगर आप लोगों के पास टाइम बच गया, तब आप कोई बुक उठाना जिससे आपके पास फॉरेन ऑथर की आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन एन अवस्थी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की है, ठीक है। वी के जायसवाल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन बच्चों बात कर लेते हैं अपन किसकी, कंसेप्ट्स की। देखिए जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसके लिए रश नहीं होना चाहिए। अगर रश किया ना आपने और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपकी कंसेप्ट में दिक्कत है, आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है। जिस लेवल की आपको पढ़नी चाहिए थी उस चीज़ को आपने जल्दीबाजी के अंदर उसको ख़त्म किया और ख़त्म कर दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या है, पूरी थ्योरी कंसेप्ट से समझी नहीं है। अब जब समझी नहीं है तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि पूरी थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं आपसे अगर मिसप्लेस बाय मिस्टेक या फिर आपने छोड़ दी कुछ थ्योरी, तो अगर उसी पार्ट से अगर क्वेश्चन उठ गया तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी जल्दीबाजी मत करना थ्योरी के रिगार्डिंग। थ्योरी के रिगार्डिंग अगर आपने जल्दीबाजी करी केमिस्ट्री के अंदर तो आप खत्म हैं, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं फोकस ऑन मोर कंसेप्ट लेस एमसीक्यू। मतलब क्या हुआ इस चीज का, कि आपको जो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस है ना वो ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना सब्जेक्टिव टाइप के भी, उनके अंदर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया तो आपका क्या होगा, आपका ब्रेन सोचेगा, उसके स्टेप्स आपको याद आएंगे, यार इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये है, और फिर ये फाइनल आंसर है। एमसीक्यू में क्या होगा, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से टिक कर दिया, और गलती से अगर सही आ गया आंसर तो आप क्या सोचेंगे कि ठीक है मेरा कंसेप्ट तो सही है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है आदत, कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखा, क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन किया, पेज पलटा, या सही है ठीक है आंसर, दूसरा भी दिख जाता है, तीसरा भी आंसर दिख जाता है अगले को, हाँ यार इसका तो यही होगा। ये खुद से चीटिंग है। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक वाइट शीट लो या OMR आपको मिलती है मार्केट के अंदर, वो लीजिए, और उसके अंदर टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टाइम फ्रेम से इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो मतलब मान लीजिए 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। आपको 30 मिनट का टाइम लगाना है केमिस्ट्री के लिए, और 30 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं अपन, कभी भी फोकस ऑन मोर कंसेप्ट लेस ऑन एमसीक्यू, ये बात हो चुकी है अपनी। वर्क ऑन योर स्पीड। आप स्पीड पे तभी काम कर पाओगे जब आपके क्या होंगे, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पूरा स्पीड पे आप वर्क ही नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आप क्वेश्चंस में अटकोगे, और क्वेश्चंस में अटके तो आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मतलब आपने वर्क नहीं किया है, अपने इस चीज को जल्दीबाजी को यूज किया है आपने, ठीक है। तो वर्क ऑन योर स्पीड व्हेन योर एंटायर चैप्टर डन, सारा का सारा कंप्लीट हो जाए तब करो एक चैप्टर। अब बात कर लेते हैं फाइंडिंग आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आंसर निकाल लिया, प्रोसेस और मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपने फॉलो करी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ही होंगे।
ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन किसकी, अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल को कैसे बढ़ाना है, कैसे इंप्रूव करना है, तो अब बात करते हैं उस चीज की। सो हम बात कर लेते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री को डील कैसे करना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है, और जिन बच्चों को दिक्कत आती है ना, उनको सॉल्व करने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। तो क्या है, सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपना। जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ना, और आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हमेशा कौन से बुक से उठाने हैं, जो सॉल्व है ऑलरेडी। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बनना स्टार्ट होगा, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे, और एक चीज बता देता हूँ, ये चीज मत करना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ऐसा मत कर देना कभी भी। आप जितना पेन और पेपर घिसोगे ना, जितना अपना हाथ घिसोगे ना, इसका एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जितना आप पेन से लिखते हो और बोल बोल के पढ़ते हो ना, उससे क्या होता है, आपकी आईज देख रही है, आपका हाथ का मूवमेंट हो रहा है, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो रिटेंशन पावर जो होती है ना ब्रेन की, वो बढ़ जाती है। मतलब आपको समझ में आएगा यार, अगर इस टाइप का कोई कंसेप्ट का क्वेश्चन है तो हमें कैसे डील करना है। तो फिजिकल के लिए जो ज्यादा से ज्यादा आप, अगर जिसको प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉल्व कंसेप्ट आप देखिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की। आप लोगों का क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं एमसीक्यू देखा सॉल्व कर दिया, आपका होना चाहिए क्वेश्चन देखा, आपने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और धीरे धीरे आप अपनी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है साहब, तो ये तो हो गई अपनी फिजिकल की बात। तो कैसे इंप्रूव करना है फिजिकल केमिस्ट्री को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो क्या है इनऑर्गेनिक, जो कि सबसे घातक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि समझते हैं कि यार ये तो घटिया चीज है, इसको तो कौन ही पढ़ेगा, मतलब इसे इग्नोर कर दिया जाता है। और ये जो घटिया चीज है ना, वो आपको आसानी से 10 क्वेश्चन करवा देगी। कैसे, अब कैसे का आंसर है कि जो एनसीईआरटी है ना अपनी, वो इसकी बाइबल है। एनसीईआरटी के अलावा तो कोई चीज पढ़नी ही नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज नहीं पढ़नी है आपको बच्चों। जो एस और टी ब्लॉक है ना, उसके लिए परफेक्ट टाइम बना लो यार। इस टाइम फ्रेमवर्क में मेरी जेब में एनसीईआरटी होनी चाहिए, या मेरे हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, और मुझे पढ़ना है। अब उस एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, उसका तरीका बता देता हूँ मैं आपको। जो आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो खोला आपने, मान लो एस ब्लॉक निकाला, एस ब्लॉक निकाला, आपने क्या है, कोई प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, अब एनएओएच का प्रोसेस बना प्रिपरेशन का, तो उसको मैंने आपने पढ़ लिया। ठीक है, हाफ पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद क्या किया, बुक को बंद कर देनी है। बुक को बंद कर दी, आपको क्या करना है, उसको मेमोराइज करना है, उसको रिवाइज करना है कि यार पहले ये चीज हुई थी, फिर उसके बाद मैंने ये चीज करी, फिर उसके बाद में ये चीज हुई, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ऐसी आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद ये आपको चुटकियों में होगा बेटा, चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसा हाँ ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, 10 सेकंड एक क्वेश्चन के अंदर। आप सोच रहे हो कितनी जरूरी चीज है इनऑर्गेनिक आप लोगों के लिए। आपको रैंक 100 से 50 पे ला सकती है ये चीज। ठीक है, अगर आप 100 पे आ रहे हो ना, तो आपको 50 ऑल इंडिया रैंक 50 पे ला सकती है, टॉप पे ला सकती है। रैंक को डिसाइड करने वाली चीजें हैं ये सारी। अब बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक के लिए बात कर लेते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, आपको उसको समझना कैसे। कई बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब उनको ये नहीं पता होता कि यार कंसेप्ट उनको पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है, या क्या कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, पता ही नहीं चलता। मुझे भी बहुत तकलीफ आती है बच्चों को, कई के टेक्स्ट आते हैं मेरे पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक व्हाइट शीट लेनी है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपकी क्या होनी चाहिए, एक सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे आप एमसीक्यू वाली अप्रोच लगाओगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं अपन, व्हाइट शीट लेनी है अपने, A4 शीट जो होती है, उसके अंदर क्या है, कोई भी एक नेम रिएक्शन ले लो। जैसे मान लो कि अपन एल्डोल कंडेंसेशन ले लिया, तो अब एल्डोल कंडेंसेशन के मेन पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ठीक है, अब मैंने मान लिया एसिटाइलडिहाइड ले लिया। अब एसिटाइलडिहाइड के साथ मैंने डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराई। अब मैंने जो डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराई, तो वहाँ पे क्या बनेगा, इनोलेट आयन बनेगा एज ए इंटरमीडिएट। और जो कि हमारा जो एसिड बेस के साथ इनोलेट आयन बन गया, और जो एसिड होगा डाइल्यूट H+ अगर जब आप लेंगे डाइल्यूट एसिड, तो उसके साथ क्या बनेगा, इनॉल बनेगा। तो आपको क्या लिखना है, पहले आपने इंटरमीडिएट ले ली, मतलब अपना रिएक्शन ले ली, रिएक्टेंट, फिर उसकी रिएक्शन कराई,
इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट के बाद वो किसी के ऊपर अटैक करेगा, उस अटैक के बाद क्या पर्पस हुआ, आगे फर्दर ऐसे रिएक्शन करनी है। मतलब अब बात कर लेते हैं, पहले अपन ने क्या ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट के बाद क्या हुआ, अपने रिएक्टेंट के साथ अपना रिएजेंट होगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो रिएजेंट कौन सा है, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसके क्या है, मतलब वो अगर मैंने कोई एसिडिक कंडीशन ले ली तो कैसे बिहेव करेगा, बेसिक कंडीशन ले ली तो कैसे बिहेव करेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की ही बात कर लेते हैं। अगर मैंने बेस लिया तो वहां पे क्या बन रहा है, इनोलेट आयन बन रहा है, और अगर मैंने एसिड लिया तो क्या बन रहा है, इनोल बन रहा है। तो ठीक है, ये दो चीजें अलग डिफरेंस हो गया, मतलब एसिड लेते ही अलग हो गया और बेस लेते ही अलग हो गया मामला। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको एक तो रिएजेंट्स भी याद करने पड़ेंगे, नेम रिएक्शंस होती हैं, उनको सबको एक वाइट शीट लेना है, उसके ऊपर हर एक चीज उसकी सब्जेक्टिव वाइज आप लिख के सॉल्व करोगे ना, तो आप कभी भी ऑर्गेनिक के अंदर गलती नहीं करोगे। और जो ये आई इफेक्ट वाला पार्ट होता है, रिएक्शन जो मैकेनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है, एरोमेटिसिटी हो गई, ये चीजें बहुत ही आसान होती है। बस आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। अब कंफ्यूज हो गए ना तो ऑर्गेनिक तो हर बार गलती होगी। फिर कंफ्यूज तो होना ही है, इसके साथ डायरेक्टिक आना चाहिए कि हाँ यही है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको इस चीज में ये करनी पड़ेगी, अगर क्या आनी चाहिए आपको, इंट्यूशंस आनी चाहिए कि यार ये ही हो सकता है, ये ही हो सकता है, ये तीन तो नहीं हो सकते। मतलब ऐसी चीज आपके डेवलप हो जानी चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी बार बेंजीन बना दो, इतनी बार रिएक्शन परफॉर्म करवा दो कि बोले कि हाँ यार ये ही होगा आंसर, तो और कुछ नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तो लेट्स लर्न अबाउट द मैकेनिज्म। सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की। सबसे पहले हाउ टू सॉल्व फास्टर। अब क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व करना मतलब आंसर लाना नहीं होता है। मैंने आपको ये चीज कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं इस वीडियो के अंदर ही। सॉल्व करना आंसर लाना नहीं है, हमारे कंसेप्ट को डेवलप करना है, क्योंकि वहां कंसेप्ट काम आएंगे, कोई आपका आंसर लाया हुआ काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है और एक टाइम लिमिट के अंदर, फ्रेम के अंदर सॉल्व करना। और जब भी आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, एक टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके पास कि यार इतने सेकंड के अंदर या इतने मिनट के अंदर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब बात कर लेते हैं जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो सबसे पहले इजी करना है, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट पे जाना है। अब ये मान लीजिए आप पहले डिफिकल्ट के ऊपर 4 मिनट कर चुके। सब क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल है, चाहे इजी का भी 4 नंबर होगा और डिफिकल्ट का भी 4 नंबर होगा। कोई डिफिकल्ट करके 4 मिनट खर्च करके वो एक क्वेश्चन कर रहा है, और उन्हीं 4 मिनट के अंदर अगर आप कितने क्वेश्चन कर जाओ, 5 क्वेश्चन कर जाओ इनऑर्गेनिक के, तो फायदा किसको ज्यादा है। सबसे पहले कॉमन सेंस यूज करना बच्चों। एग्जाम में कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी बहुत जरूरी है, इसी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो इजी भी आपको 4 नंबर देगा और डिफिकल्ट भी 4 नंबर देगा। तो पहले आप किसको सॉल्व करोगे, इजी को करोगे डिफिकल्ट को करोगे। यार बच्चों नंबर लाने हैं हमारे को, ठीक है। एग्जाम के अंदर हमारे को वो नहीं खेलना कि पीएचडी खेलनी है। हमको पीएचडी में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, करनी भी नहीं। अपने को क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है टॉप कॉलेज से, ये अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। और आपका ड्रीम कॉलेज है ना, उसकी रात को डेली इमेज देखना, डेली अपने फोन के अंदर उसका वॉलपेपर लगा लो, बस उसी के ही बारे में सोचे जाओ कि बस जाना है तो इसी में जाना है, जान लगानी है तो अभी लगानी है, जिंदगी भर मौज करोगे, जिंदगी भर याद। तो बच्चों बात कर लेते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट की, मतलब आपको कौन से चैप्टर सबसे पहले निपटाने हैं, ठीक है। और उनका जो आंसर करना है ना, मतलब जो उनके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की, बेसिक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम किससे, जे थॉमसन, फिर बोहर्स, फिर रदरफोर्ड, फिर कौन आता है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये चीजें आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होनी चाहिए। यार कभी वेवलेंथ का क्वेश्चन आए तो किससे सॉल्व करना है, ठीक है सर। एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करनी है अपन, ठीक है। और उनके जो ग्राफ्स होते हैं वो अप्रोच आपके पास पता होनी चाहिए आपको। थर्मोडायनेमिक्स, गैसियस स्टेट्स, केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, आई इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा कंटेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा, उसके अंदर आ जाएंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। जीओसी कंप्लीट आई चुकी है। और मैकेनिज्म के अंदर तो आ जाएगा अपने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, और ये जितने भी टाइप के रिएक्शन है वो आ जानी है। एरोमेटिक रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो सकता है,
इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आता है एरोमेटिक, जनरली मोस्टली एरोमेटिक उसी में ही आता है। और जो अपना कार्बोनाइल, एल्डिहाइड, कीटोन और ये अपना एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी जो रिएक्शंस होती है ना वो बहुत तगड़ी होती है, मजा आ जाता है। और ये जो चीज होती है ना ये कोर कवर करती है केमिस्ट्री का कोर, जो जान है ना केमिस्ट्री की, आप लोगों की एडवांस की, मेंस की, वो ये जान है, ठीक है साहब। अब बात करूं मैं आप लोगों को, देख लो सब बच्चों, अगर आपको है ना जिस कॉलेज में जाना है ना उसके लिए उतनी ही मेहनत लगेगी। जिस कॉलेज में आपको एंटर करना है ना, जिस ब्रांच में आपको एंटर करना है ना, उसके लिए उतनी ही मेहनत लगेगी, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे हर एक सीट के लिए मारामारी है। तो आपके डेडिकेशन भी उस लेवल का होना चाहिए, आपकी जो इनर मोटिवेशन भी है वो उसी लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बच्चे देख लो यार, 10 से 12 लाख बच्चे आप लोगों का इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं। सीट्स कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10,000। उसमें भी कोई जाता है, कोई नहीं जाता, कोई एनआईटी में घुसते हैं, ठीक है। अब आप लोग जब सोच लो 10,000 बच्चों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तो कम्पीट करेगा आप लोगों के साथ। अब 1 लाख के ऊपर कितनी सीट्स बैठ रही, लगा लो अपना हिसाब। और प्लीज़ 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 एक सजेशन है, जो हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है ना, जब भी हम हमारा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए अंदर का मोटिवेशन, जिगरा, अपना सब कुछ लगाना पड़ता है। यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्या होगा, जो ये क्या होगा पढ़ के, उसके लिए अपने वॉलपेपर, अपने रूम में, अपने ड्रेसिंग जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक नोट चिपका लीजिए, पिक्चर लगा लीजिए अपने फेवरेट कॉलेज की। और दूसरी बात, जो आपकी पढ़ने की जगह है ना वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन वो फिक्स होनी चाहिए उस जगह, दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं अपनी टेबल को जो रखता हूँ ना वो सिर्फ उसी जगह रखता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ वो वहीं रहता है, मतलब मैं अपनी चेंज नहीं करता। उससे क्या होता है, हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो स्ट्रांग होती है कि यार यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ने का माहौल होना चाहिए, जो ऑरा डेवलप होगा वो आपके अराउंड सिर्फ पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आपको मेहनत करना है, आपको इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस के अंदर घुसना है, सो मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।